बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इंटरमीडिएट लेवल। द नंबर 2400 इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 30%। द वैल्यू obtained इज़ नेक्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द फाइनल नंबर। तो ये नंबर है जी, ओरिजिनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू 2400 है जी। पहले इंक्रीज़ हो रहा है, कितना इंक्रीज होता है, 30% इंक्रीज़ हुआ है जी। तो 30% यह है, 30% ऑफ 2400 का 30%। तो इसमें इजाफा हुआ है जी। तो हम क्या करेंगे जी, इसका 30% कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू में से 24 में से। तो 30 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज की जगह 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2400 आ जाएगा। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 का 30% हमें हासिल हो जाएगा 720। तो 20 से कट गए, 30 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 लिखा और ये 24 आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 720, तो ये 30% हमें मालूम हो गया 720। और इसका वो कह रहा था कि इसमें इंक्रीज हुआ है, इजाफा हुआ, तो इसको हम 2400 में प्लस कर देंगे। तो इसको हमने 720 को इंक्रीमेंट इन वैल्यू में जो इजाफा हुआ है वो 2400 प्लस जो वैल्यू 2400 थी असल वैल्यू, उसमें 720 का हमने इजाफा कर दिया है, इसलिए प्लस की है। तो वो प्लस करने से 3120 आ जाएगा जी। नेक्स्ट कह रहा है कि उसके बाद क्या है जी, द वैल्यू obtained, जो वैल्यू हमें हासिल हुई है, इज़ नेक्स्ट डिक्रीज बाई 20%, उसमें कमी आएगी 20%। जो वैल्यू हासिल, तो हमें हासिल क्या हुआ है, हमें हासिल हुई है 3120। इसमें इसका वो कह रहा है कि इसमें 20% आपने डिक्रीज़ करना है जी। अब तो आप पहले 20% इस रकम का हम निकालेंगे। 20% ऑफ 3120, इसका 20% जैसे 20 बाई 100, परसेंटेज की जगह 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3120। तो 0 एक 0 से कट गया, एक 0 से कट गया। 2 को जब 312 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 312 से मल्टीप्लाई करेंगे 624 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि ये इसमें कमी है, ये डिक्रीज़ हुआ है। तो फिर हम उस जो वैल्यू हमारे पास है 3120, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 624 को माइनस, क्योंकि वो कह रहा है डिक्रीज़ हुआ है, कम। तो कमी आई है, तो फिर हम इसको माइनस करके तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस करने से फाइनल नंबर है ये, यही हमने फाइंड करना था, फाइनल नंबर फाइंड करें। तो जब माइनस करेंगे 2496 आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था कि फाइनल नंबर क्या है। तो पहले उसमें इजाफा हुआ है, फिर उसमें 30% पहले इजाफा हुआ था, वो हमने किया जी, उसमें प्लस कर लिया था। फिर 20% जो वैल्यू में हासिल हुई उसमें 20% हमने डिक्रीज़ हुआ है, फिर वो हमने माइनस किया, माइनस करके 2496 फाइनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11। इन 2011 अ ट्रेन कैरीड 8% मोर पैसेंजर्स दैन इन 2010, कि 2011 में 8% जो है ना वो ट्रेन में पैसेंजर्स ने ज़्यादा सफ़र किया है, किन की निस्बत, 2010 की निस्बत। इन 2012 इट कैरीड 8% मोर पैसेंजर्स, 2012 में भी 8% इजाफा हुआ है पैसेंजर्स का 2011 की निस्बत। दैन इन 2011 फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स फ्राम 2010 टू 2012, कि वो कह रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज़, मसलन कि परसेंटेज में जितना इजाफा हुआ वो बताएं कि ट्रेन में पैसेंजर्स का 2010 से लेकर 2012 तक जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है वो आपने मालूम करके हमें बतानी है। तो 2010 में वो हम लेट करेंगे, लेट टोटल पैसेंजर्स इन 2010, उसको हम एक्स कर लेंगे कि 2010 में पैसेंजर की जो तादाद थी वो एक्स थी। अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2011, के 2011 में कितने पैसेंजर्स ने सफ़र किया जी। तो उसकी वैल्यू ये आएगी 2010 की जो वैल्यू वो आएगी, प्लस 8% ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि 8% एक्स जो ये जो वैल्यू है 2010 की है, जिसमें 2010 में जितने पैसेंजर्स ने ट्रेन में सफ़र किया, जब 8% को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू 8% उसमें से निकलेगी। ठीक है जी, 8% उसमें से निकल आएगी। अब हमने ये करना है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2011 इक्वल टू एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स। तो मतलब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% निकल आएगा, और वो 8% किस में ऐड हो जाएगा, 2010 में जो पैसेंजर्स ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो ये एक्स वैसे ही आ जाएगा, प्लस 8 को हम इसको 4 के टेबल पे काटेंगे जी, 4
2 आ गया, 4 2 8 और 4 2 8 2 बचा, इसके साथ 0 के साथ लगा 2, तो 4 5 20 आ गया। तो 2/25 x आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई जी। उसके बाद हमने अब इनके दोनों को डिनोमिनेटर सेम करना है। इसमें 25 है, x के नीचे भी 25 लाना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे आएगा? आप डिनोमिनेटर में भी 25 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी x के साथ भी 25 से मल्टीप्लाई करें, तो नीचे वैल्यू आ जाएगी 25x डिवाइडेड बाई 25 प्लस वैसे ही आ जाएगा 2/25x आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और ऊपर की वैल्यूज़ को, क्योंकि प्लस है तो ऊपर की वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे। 25 में 2 प्लस किया 27, 7x आ गया। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2011। तो इन दोनों को जब 7 को 25 से डिवाइड किया तो 1.08x और 7x था, वो वैसी वैल्यू आ गई। ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2011 में आ गए हैं। अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2012 इक्वल टू, इसमें जो पैसेंजर 2011 में थे 1.08x वो लिखेंगे और इन्हीं का 8%, क्योंकि उन्होंने दोबारा पहले भी 8% का है, अब फिर उन्होंने कहा जी 2012 में भी पैसेंजर का जो इजाफा हुआ है ना वो 8% ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे 8% ऑफ 1.08x, यही वैल्यू जो है ना वो इधर लिखेंगे कि इसमें से हमने 8% वैल्यू निकालनी है। जब ये 8% उससे मल्टीप्लाई करेगा तो उसमें 8% निकल आएगा जी, और ये वैल्यू वैसे ही आएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है 8/100 कर लेना, परसेंटेज जगह 100 आ गया, मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू वैसे साथ आ जाएगी। ये वैल्यू 1.08x ये वैसे लिखा गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वैल्यू 8 को मल्टीप्लाई करना है 1.08 और उसको डिवाइड कर देना 100 से। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0864x, 7x आ जाएगा जी। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और 7x लिखा जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में आप प्लस करेंगे तो 1.1664x आ जाएगा साथ। तो ये क्या किसकी वैल्यू होगी? नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2012। ये 2012 में पैसेंजर, इतने पैसेंजरों ने ट्रेन में सफ़र किया है। अब हमारे 2012 में भी चल गया पता, और 2011 का भी आपको पीछे बताया गया है। अब हमने परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना, उसका फार्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज इंक्रीज़ का। तो परसेंटेज इंक्रीज़ का फार्मूला क्या है? परसेंटेज इंक्रीज़ इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। उसमें हम चेंज का क्या करेंगे जी, जो वैल्यू ये आई थी और इसमें से, क्योंकि ये वैल्यू चेंज जो है ना, इसमें ये वैल्यू में से हम जो शुरू की वैल्यू थी नंबर ऑफ पैसेंजर्स जिसको 2010 में हमने लेट किया था, फ़र्ज़ किया था, वो x थी, तो वो हम लिखेंगे। तो मतलब ओरिजिनल ये चेंज जो है, जो भी 2012 में पैसेंजर्स ने सफ़र किया ट्रेन में, इसमें से माइनस करेंगे जो 2010 में सफ़र किया था और वो वैल्यू x थी। तो इसमें से x, इस वैल्यू में से x को माइनस करेंगे। तो जब इसमें से x को माइनस करेंगे तो ये 1x है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1664x। और ओरिजिनल वैल्यू की 2010 में कितने पैसेंजर ने सफ़र किया था, वो x थी, तो ओरिजिनल वैल्यू वही आ जाएगी, x आ जाएगी। आगे मल्टीप्लाई 100% है, वो साथ वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आपने इस वैल्यू में जब ये माइनस किया तो 0.1664x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x है तो x से कट जाएगा, मल्टीप्लाई 100% वैसे लिखा जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को जहाँ पे लिखना है, ये पॉइंट इधर था, इधर से हम जब 2 डिजिट इधर लेकर आए हैं, ये देखें इधर लेके आए 16 के और 64 के दरमियान लेके आए हैं, तो 2 डिजिट लेके आए हैं, इसलिए नीचे हम 100 लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे, 1 के साथ 2 0 आ जाएंगे, और ये 100 इस 100 के साथ कट हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये वैल्यू 116.64 और परसेंटेज साथ आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एट $100। रॉ मटेरियल हमने प्रिंटर जी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी है कि उसके ऊपर, उसको बनाने के लिए उसके ऊपर कितनी लागत आई है। तो उसमें रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो $100 है। द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स एट $80, और जो ऊपर वाला खर्चा है मुख्तलिफ चीज़ों का वो $80 है जी। एंड द वेजेस, और मजदूरी उसके ऊपर लगी है, वेजेस एट $120। इफ़ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड्स आर इंक्रीज बाय
11% एंड 20%, मतलब कि उसमें इजाफा हो गया, उसकी लागत में इजाफा हो गया, कॉस्ट प्राइस में। तो रॉ मटेरियल में 11% इजाफा हुआ है और ओवरहेड्स में 20% इजाफा हुआ है रिस्पेक्टिवली। वाइल वेजेस आर डिक्रीज बाय, जबकि मजदूरी जो है ना उसमें 15% कमी आई है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, अगर इजाफा हुआ है या कमी हुई है उसको परसेंटेज में बयान करें। इन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर की प्रोडक्शन कॉस्ट को में अगर इजाफा हुआ है या उसमें कमी आई है तो उसको परसेंटेज में आपने बताना है। तो हम सबसे पहले डाटा लेते हैं जी, किसका डाटा क्या होगा। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एट $100। तो रॉ मटेरियल लिख लिया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू $100। उसके बाद है ओवरहेड, ओवरहेड्स $80। ओवरहेड्स ऊपरला खर्चा, मतलब बिजली का हो गया, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का जो भी इधर उधर की चीज़ें हैं उसको ओवरहेड्स कॉस्ट में लिखते हैं जी। $80 आ जाएगा। वेजेस मजदूरी, उसके ऊपर मजदूरी कितनी लगी थी, $120 लगी थी, तो हमने वेजेस कॉस्ट $120 लिख लिया। तो अब इनकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकी कितनी आ गई है वो देख लें जी। जब तीनों को हमने कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और वेजेस कॉस्ट, इन तीनों को प्लस किया है तो टोटल कॉस्ट हमारे पास $300 आ गई है। उसके बाद इंक्रीज़ है कि किन चीज़ों में, रॉ मटेरियल में इंक्रीज़ हुई थी, रॉ मटेरियल में कितना जी 11% ये इंक्रीज़ हो गई है उसकी। तो इसको इस तरह लिखना है कि $100 लिखेंगे प्लस इसी में से 100 में से 11% जितना उसमें इजाफा हो गया उसकी कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट में, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसमें 11% इजाफा हुआ है। तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 100, ये $100 वैसे ही आ गया प्लस, और क्योंकि इजाफा हुआ है इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं। तो 100 मल्टीप्लाई 11 लिखा और नीचे 100 लिख लिया, परसेंटेज का 100 आ गया, 100 से कट गया तो 11 आ गया। 11 में 100 को प्लस करेंगे तो 111 आ जाएगा। तो इजाफा होकर रॉ मटेरियल जो है ना $111 बन गया। अब ओवरहेड है जी, ओवरहेड में कितना इजाफा हुआ है वो देख लेते हैं जी। ओवरहेड $80 था प्लस अब उसमें 20% इजाफा हुआ है जी, तो 80 लिखेंगे, $80 प्लस 80 मल्टीप्लाई 20%। तो हमने 80 लिख लिया प्लस 80 मल्टीप्लाई 20%, मतलब 20 लिखेंगे और परसेंटेज जगह 100 आ जाएगा। तो उसमें यह है कि एक ज़ीरो इधर से इससे कट, एक ज़ीरो इससे कट गया और एक ज़ीरो इससे कट गया, तो 8 2s are 16। तो वो जो 20% इजाफा हुआ है ओवरहेड्स में वो $16 बनते हैं। अब $16 को हम 80 जो उसकी असल वैल्यू, जो पहले वाली वैल्यू थी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, उसमें हम जब ऐड करेंगे 80 को 16 को 80 में तो $96 आ जाएगी। इंक्रीज़ हो के 20% इजाफे के साथ $96 अब बनेंगी। उसके बाद इसमें डिक्रीज़ कितना हुआ था वो आपने देखना है जी। डिक्रीज़ कितना हुआ था, डिक्रीज़ इसमें वेजेस थी जो कि 15% कमी आई उसकी प्रोडक्शन कास्ट में, प्रिंटर की प्रोडक्शन कास्ट में 15% कमी आई। तो अब हम क्या लिखेंगे, वेजेस इक्वल टू $120 माइनस करेंगे। अगर वो क्योंकि कमी आई है इसलिए माइनस कर रहे हैं, अगर वो इजाफा होता तो हम इसको प्लस करते। तो 120 उसी के 120 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 15% को। तो जब 15% को हमने मल्टीप्लाई किया तो 120 माइनस 120 मल्टीप्लाई 15 और परसेंट की जगह 100 आ जाएगा। इसमें क्या है जी, एक ज़ीरो तो इससे कट गया। उसके बाद 5 2s are 10, ये 2 लिखा, 5 2s are 10, 5 3s are 15। अब 2 1s are 2, 2 6s are 12 और 6 और 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हम 120 से 18 को माइनस करेंगे तो 102 आ जाएगा। ये मजदूरी जो है ना पहले 120 थी, अब उसमें कमी होके $102 हो गई है। ठीक है जी। तो टोटल कास्ट जो उसमें इजाफा हो गया जी, इजाफा होके और कमी होके जो टोटल कास्ट अब बनती है तो वो 111, ये 111 का रॉ मटेरियल में इजाफा हुआ था, 96 ओवरहेड में इजाफा होकर 96 बन गया था और कमी बन के वेजेस में कमी बन के जो 100 पहले 20 थी मजदूरी और वो 102 पे आ गई। इन हम तीनों चीज़ों को प्लस करेंगे तो $309 बनते हैं। क्या अब इसकी प्रोडक्शन कास्ट जो है ना वो $309 होगी, पहले 300 थी अब 309 होगी, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। तो हम परसेंटेज इंक्रीज़ इन कॉस्ट ये फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज इंक्रीज़ का। तो परसेंटेज इंक्रीज़ किस तरह होगी वो देख लें कि परसेंटेज इंक्रीज़ इक्वल टू फार्मूला ये डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100%। डिफरेंस इन कॉस्ट तो वो ये होगा $309 इजाफा हो के बाद में
ये बाद वाला माइनस जो शुरू में लग रही थी उसके ऊपर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही थी वो $300 थी। तो हमने बड़ी वाली रकम से छोटी वाली रकम को माइनस किया तो $9 आ गया जी। इनको माइनस करने से 9 आया। ओरिजिनल कॉस्ट $300 थी तो वही हमने नीचे लिखी है 300 और वही यहाँ पे 300 लिखी है। मल्टीप्लाई 100 लिखा है 100%। तो 9 आ गया जी। 9 को डिवाइड किया 300 से, 300 वैसे रहेगा उधर 100%। अब 2 0 से कट गए हैं, 3 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3% आ गई। तो क्या परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट इक्वल टू 3%, तो 3% उसमें इजाफा हुआ है जी। क्वेश्चन 13, एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ कंडोमिनियम इन सिंगापुर एप्रिशिएट्स by 15% of its value in the previous year. If the value of the condominium was $8,99,300 in 2012, find its value in 2010. वो कह रहा है कि हर साल ऐसे ही हो रहा है कि कंडोमिनियम की सिंगापुर में उसकी वैल्यू जो कोई लैंड है उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है, हर साल 15% इजाफा हो रहा है, ठीक है जी। और पिछले सालों की बनिस्बत अगर वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू जो है 2012 में $8,99,300 है, तो फिर आप बताएं कि उसकी 2010 में उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्योंकि जो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू इन 2010, ये पूछ रहा है कि 2010 में, तो इसी को हम लेट करेंगे जो वो पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करते हैं, लेट इन 2010 वैल्यू ऑफ कंडोमिनियम इक्वल टू एक्स, कि ये जो लैंड है उसकी जो वैल्यू है 2010 में वो x है, और इन 2011 वैल्यू, इसका मतलब ये है जो ऊपर लिखा हुआ वही वैसे है, वैल्यू ऑफ कंडोमिनियम इक्वल टू x, ये जो 2010 में उसकी वैल्यू थी वो प्लस उसमें 15% इजाफा। वो 15% इजाफा कैसे होगा, 15% ऑफ x लिखेंगे, ये जो वैल्यू 2010 में थी उसी से मल्टीप्लाई होगा, उसमें से 15% निकलेगा, ठीक है जी। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x वैसे ही आ जाएगा प्लस 15x, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, और ऑफ x मतलब x उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लें, जो वैल्यू नीचे दी हुई होती है वही वैल्यू इधर आएगी, इधर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम 1 खुद लिख लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, जब जो सेम वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में होती है, जिनकी ये और ये इधर सेम है, तो ऊपर की वैल्यू वैसे की वैसे ही हम इधर लिख लेते हैं, 15x वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस भी वैसे ही आएगा। अब जिनकी वैल्यू 1 लिखी है तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को फिर, अगर 1 है यहाँ पे, शर्त यह है कि यहाँ 1 हो, तो इस वैल्यू को डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा। 100x में को प्लस करेंगे। अच्छा, उसमें एक ये भी है कि उसने कहा एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट्स का मतलब होता है इजाफा, कि उसमें इजाफा हमने प्लस कर रहे हैं, इजाफा हो रहा है, हर साल 15% का इजाफा हो रहा है उस ज़मीन की वैल्यू में। तो 100 में 15 प्लस करेंगे तो 115x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद इसको हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, जब हम डिवाइड कर लेंगे तो 1.15x आ जाएगा। इसके बाद है इन 2012 द वैल्यू ऑफ कंडोमिनियम। अब 2000 वो कह रहा है 2012 में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2012 में उसकी वैल्यू, तो हमने यही जो 2011 वाली थी वही वैल्यू लिखेंगे 1.15x प्लस, क्योंकि एप्रिशिएट से इजाफा होता है हर साल, लफ्ज़ एप्रिशिएट लिखा गया है, तो 15% ऑफ 1.15x, इसी का 15% आपने लेना है। तो ये वैल्यू वैसे ही हम नीचे लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे 15 और परसेंटेज 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये वैल्यू 1.15x आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसमें 15 वैसे का 15 ओवर 100 आई मल्टीप्लाई ये वैल्यू वैसे लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 1.15 से और उसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.1725 और x वैसे साथ लिख लेंगे। और जब इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3225x। उसके बाद है जी इन 2012, आप वैल्यू लिख रहे हैं इन 2012 द वैल्यू ऑफ कंडोमिनियम। ये बुक में उसने खुद वैल्यू दी हुई है कि ये वैल्यू कितनी थी, ये बुक में उसने दी हुई है कि $8,99,300 उसकी 2012 में उसकी वैल्यू थी, और ये भी हमने 2012 की निकाली है। तो इसको हम ये जो 2012 लिखा है इन 2012 द वैल्यू कंडोमिनियम, इसके नीचे हम ये वैल्यू लिख देते हैं और ये वैल्यू वैसे ही हम नीचे लिख देंगे उसको।
और उसके बाद ये है कि एक्स वैसे नीचे आ जाएगा और ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है ये दूसरी तरफ जाके इक्वल की जब दूसरी तरफ जाएगी डिवाइड में चली जाएगी, और इसको हम कैलकुलेटर से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी $680,000। ठीक है जी। तो 2010 में उसकी वैल्यू जो थी वो $680,000 थी। ये हमने फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 14, एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ सर्विंग मशीन depreciates by 25% of its value in the previous year. If the value of the machine was $11,250 in 2012, find its value in 2010। कि 2010 में इसकी वैल्यू कितनी थी जी। वो कह रहा है कि एक सर्वे करने वाली मशीन जो है उसकी हर साल कीमत जो है ना पिछले साल की निस्बत कम हो जाती है, कितने 20% उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इफ़ द वैल्यू, अगर उसकी कीमत $11,250 हो 2012 में, तो 2010 में उसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 से मिलता जुलता है, बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह ही है। तो हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू इन 2010। वो सर्वे मशीन की जो वैल्यू है 2010 में वो कितनी थी वो बताएं। तो हम लेट करेंगे इसी को जो वो पूछ रहा है, लेट इन 2010 वैल्यू ऑफ सर्विंग मशीन इक्वल टू एक्स। तो आप मशीन भी वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल टू एक्स लिख दिया। इन 2011 वैल्यू ऑफ मशीन वाज, तो हम एक्स लिखेंगे क्योंकि वो कह रहा है कि वो डेप्रिशिएट्स, कमी हो रही है उसमें 25%, तो हम माइनस लिखेंगे यहाँ पे, -25% ऑफ एक्स। तो हमने एक्स की वैल्यू लिखी है, उसके बाद एक्स नीचे वैसे ही आ जाएगा, एक्स -25%, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 और साथ एक्स आ जाएगा। इसके बाद है जी, इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे जी। ये जो एक्स है उसके नीचे 1 लिखेंगे, ये माइनस है 25/100 एक्स, तो एलसीएम 100 है तो वही आ जाएगा 100। अब ये वैल्यू सेम है, इसी तरह जिसकी वैल्यू सेम हो वो ऊपर की रकम वैसे की वैसे ही, आपने 25x वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब जहाँ पे 1 हो तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो x से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा। अब 100x से जब 25 को माइनस करेंगे तो 75x बाई 100 आ जाएगा, और जिसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.75x आ जाएगी। ये 2011 में मशीन की ये वैल्यू थी जी। इन 2012 द वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है जी। हमने जो 2011 में थी वही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, 0.75x माइनस, क्योंकि माइनस ये लिखना कि उसमें 25% हर साल कमी हो जाती है, तो 25% ऑफ इसी वैल्यू का 0.75x, तो ये रकम वैसे ही आ जाएगी, ये माइनस आ जाएगा। 25/100% की जगह हम 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.75x लिखेंगे। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 को ऊपर वाली वैल्यू से, और उसको 25 को 0.75 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1875x आ जाएगा। और इन दोनों की, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो इन दोनों में को जब माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.5625x आ जाएगी वैल्यू इसकी। उसके बाद इन 2012 द वैल्यू ऑफ मशीन, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इन 2012 वैल्यू मशीन, सर्विंग मशीन की वैल्यू जो 2012 में हमारे पास 0.5625x आ गई है। अब जो लिखा हुआ है बुक में, क्या लिखा हुआ है, इन 2012 द वैल्यू मशीन कितनी थी 2012 में, वो कह रहा है $11,250 थी, $11,250 थी 2012 में। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो भी 2012 की निकाली है, तो इसलिए इसके नीचे हम ये वैल्यू लिख देंगे और ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, इक्वल लिखेंगे। अब ये वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चली जाएगी और x वैसे ही आ जाएगा। अब जब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू x की वैल्यू जब डिवाइड करने से तो ये $20,000 आ जाएगी। तो मतलब 2010 में इसकी वैल्यू $20,000 थी। Question number 15. The value of an investment portfolio decreased by 8% in 2010. In 2011, its value increased by 5% of its value in 2010. Given that the value of the portfolio at the end of 2011 was $61,824, find its original value. तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सरमायाकारी जो की जाती है, जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इस तरह की सरमायाकारी है, तो उसमें उसकी वैल्यू जो है ना वो 2010 में
8% डिक्रीज़ हुई जी। इन 2011 वो इंक्रीज़ होगी, 2011 में उसकी वैल्यू 5% इंक्रीज़ हो गई, ठीक है जी। इट्स वैल्यू इंक्रीज बाय 5%, इट्स वैल्यू 2010 की निस्बत 5% उसकी नहीं वैल्यू जो है ना वो बढ़ गई। गिवन एट द वैल्यू द पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ 2011, वो कह रहा है एंड ऑफ 2011 के एंड में उसकी वैल्यू 61,824 $4 थी जी। फाइंड इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज द पोर्टफोलियो वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या पोर्टफोलियो वैल्यू जो भी है वो x है, उसको हम लेट करेंगे जी x। तो हमने लेट कर लिया x। इन 2010 पोर्टफोलियो वैल्यू, तो हम उसको क्या करेंगे जी, x माइनस 8% ऑफ x का ही हम 8% ले लेंगे जी, x का हम 8% ले लेंगे। तो ये 2010 में है जी, तो x की वैल्यू x वैसे ही आ जाएगा। 8% जब x का लेंगे तो उसको क्या करेंगे, 8/100 आ जाएगा और साथ x आ जाएगा। अब इसको हम जब काटेंगे 4 के टेबल पे, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, ये 10 है, 2 इधर गया 20 बन गया, 4 5 ज़ार 20, तो 2/25 x आ जाएगा। तो x माइनस 2/25 x। अब हमने इसका जी एलसीएम लेना है, तो इधर 1 हम खुद लिखेंगे, तो 25 है तो वही एलसीएम आ जाएगा। अब जो वैल्यू सेम होती है नीचे डिनोमिनेटर में, वो ऊपर 2x वैसे का वैसे ही आ जाता है, और इधर 1 हो तो फिर इसको 25 को डायरेक्ट ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई 25 को किया तो 25x आ गया। 25x में से माइनस किया, क्योंकि इसमें कमी आई है 8%, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। तो माइनस किया 25 में से 2 माइनस किया तो 23/25 वैसे ही आ जाएगा और साथ x आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.92x डॉलर जो है ना, ये 2010 में पोर्टफोलियो वैल्यू जो है ना वो इतनी थी। अब इन 2011 पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है जी, वो देख लेते हैं। इसी वैल्यू को हम लिखेंगे 0.92x प्लस इसका अब उसमें अजाफा हुआ है, अब इसमें 5% का, ये सारा रकम में लिखा हुआ है कि 25% इंक्रीज आया जी, इंक्रीज इन 25%, वैल्यू इंक्रीज बाय 5%, ठीक है जी। 5% का अजाफा हुआ है, तो वो देख लें जी कैसे है। तो 0.92x प्लस 0.92x मल्टीप्लाई 5%, तो ये रकम वैसे ही आ गई, साथ प्लस ऐसे लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई 5%, 5 और परसेंट की जगह 100 आ जाएगा। अब जब हम इसको 0.92 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और फिर 5 ने मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.046x, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इस तरफ भी x की वैल्यू ये भी, और दोनों में प्लस है क्योंकि इजाफा हुआ था 5%, इसलिए प्लस लिखा हमने। इन दोनों को प्लस करेंगे 0.966x आ जाएगा। उसके बाद है जी जो वैल्यू बुक में दी हुई है क्वेश्चन में, वो दी हुई है पोर्टफोलियो वैल्यू इन 2011 में उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या थी, वो $61,824 थी। और हमारे पास जो हमने ये निकाली है 2011 में पोर्टफोलियो वैल्यू 0.966x, ये वैल्यू इसके नीचे हम लिख देंगे और ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद ये x के साथ मल्टीप्लाई करी रकम दूसरी तरफ जाके इक्वल के डिवाइड होगी, तो इसको हम दूसरे डिवाइड में लिख देंगे, ये रकम वैसे ही लिखेंगे। इनको जब हम डिवाइड करेंगे आपस में तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी $64,000। तो यही हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी वही हमने फाइंड करनी थी, तो वो ये आ गई है $64,000। अगर आप समझते हैं कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।